मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में देश दुनिया के साथ आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे। आज देश में कहां क्या हुआ तो दुनिया की कौन सी खबर सुर्खियों में रही, आज दिखाएंगे कि किन किन राज्यों को नए सीएम मिले। मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा में भी मोहन की सरकार बनी है। आंध्र में फिर से कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। तो दिखाएंगे कि मोदी का परिवार क्या अब सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा। वही बात होगी कि राहुल गांधी क्यों धर्म संकट में फंस गए हैं, और दिखाएंगे कि कहां कहां जल संकट से जनता परेशान है। तो साथ ही बताएंगे कुवैत में भीषण अग्निकांड से क्यों मचा है हाहाकार। तो चलिए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा में भी मोहन सरकार बन गई है। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली। अब बीजेपी के 2 मोहन हो गए हैं। आइए बताते हैं कौन है ओडिशा के सीएम। रिपोर्ट देखिए। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मध्य प्रदेश में मोदी के मोहन तो ओडिशा में भी अब बीजेपी के मोहन ने सत्ता की कमान संभाल ली है। मोहन चरण माझी ने ओडिशा के सीएम के पद की शपथ ली है। उनके साथ कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे। पीएम ने मोहन चरण माझी को बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से हुआ। तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े नेता भी शामिल हुए। मोहन माझी जी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं उनके नेतृत्व में पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको बधाई देता हूं। दरअसल ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की। राज्य की 147 सीटों में से बीजेपी को 78 सीटें मिली। वहीं नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआई-एम को 1 और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में भी पहली बार बीजेपी ने ओडिशा में बड़ी जीत दर्ज की। राज्य की 21 सीटों में से बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। यानी ओडिशा में बीजेपी का दबदबा देखा गया है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के 2 मोहन हो गए हैं। एक मध्य प्रदेश के सीएम हैं और एक ओडिशा के सीएम। पीएम मोदी के सबसे प्रिय नेता हैं। टीम न्यूज स्टेट। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। नायडू के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल हुए। रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नायडू के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को गले लगाकर बधाई दी। नायडू के अलावा जन सेवा प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगी। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री शामिल है। 1 पद खाली रखा गया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे। राज्य में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत विधानसभा की 175 सीटों में से टीडीपी ने 144, जनसेना पार्टी ने 21 और बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें यानी कुल मिलाकर 164 सीटें मिली हैं। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली। कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। तो राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है।
इनमें टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3 और जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती। आंध्र में एक बड़ी जीत के साथ एनडीए की दिल्ली में सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार बनाने में सफल हुई है। टीम न्यूज स्टेट। सोशल मीडिया पर अब मोदी का परिवार नहीं दिखेगा। जी हां, पीएम मोदी की अपील पर सभी बीजेपी नेताओं ने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा दिया है। पीएम मोदी ने इसके जरिए क्या संदेश दिया, रिपोर्ट देखिए। जिस कैंपेन ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जिस कैंपेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत दी, उस कैंपेन के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों का आभार जताया है। हम बात कर रहे हैं मोदी का परिवार कैंपेन की। पीएम की एक अपील पर बीजेपी के सभी नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा था। लेकिन अब पीएम मोदी ने सभी नेताओं और समर्थकों से अपील की है कि सोशल मीडिया से अब मोदी का परिवार हटा लें। पीएम ने एक्स हैंडल पर लिखा है, चुनाव अभियान के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया। हम सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपनी सोशल मीडिया संपत्तियों से मोदी का परिवार हटा लें। पीएम की अपील पर बीजेपी नेता समेत उनके समर्थकों ने मोदी का परिवार हटा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार न होने को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी सदस्यों और पीएम मोदी के समर्थकों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को मोदी का परिवार बताते हुए नाम के आगे मेंशन कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में कहा था कि भारत के लोग ही उनका परिवार है। पीएम ने पूरे देश को परिवार बताकर विपक्ष को जमकर घेरा था। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो अब उन्होंने मोदी का परिवार हटाने की अपील कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। तो लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों सीटों से जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी आज केरल पहुंचे, जहां राहुल ने अपनी एक सीट को छोड़ने को लेकर कहा कि मैं धर्म संकट में हूं। वहीं राहुल ने यह कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मेरे दोनों ही परिवार हैं, और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। रिपोर्ट देखिए। अपनी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाने के बाद अब राहुल गांधी धर्म संकट में नजर आ रहे हैं। किस सीट को छोड़ें और किस पर बने रहें, इस सवाल पर राहुल असमंजस में नजर आ रहे हैं। बुधवार को राहुल गांधी केरल पहुंचे थे। मलप्पुरम में एक जनसभा के दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? इतना ही नहीं, राहुल ने आगे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए जनता ही भगवान है। मैं भगवान से बात करूंगा और फैसला लूंगा। तो वहीं संविधान की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जो पहले संविधान को बदलने को कहते थे, आज संविधान को सिर से लगाते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े थे। राहुल दोनों ही सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। एक सीट छोड़ने के सवाल पर राहुल धर्म संकट में नजर आ रहे हैं। तो वहीं माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और यहां से प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 बड़े आतंकी हमले हुए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। 9 जून को रियासी में हमला हुआ तो बुधवार को कठुआ और डोडा में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी फिर से कायराना हरकतों को अंजाम देने में लगे हुए हैं।
3 दिन में आतंकियों ने 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। 60 घंटे में 3 बड़े आतंकी हमले कर आतंकियों ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। 9 जून को रियासी में आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, एक जवान शहीद हुआ था। तो बुधवार को आतंकियों ने 2 जगह पर हमला किया है। डोडा में आतंकियों ने सेना और पुलिस के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल है। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आतंकियों ने दूसरा हमला कठुआ में किया। पाकिस्तान बॉर्डर में लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया। आतंकियों ने फायरिंग की। इस घटना में एक ग्रामीण घायल हुआ है। डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंकने के दौरान वो मारा गया। बताया जा रहा है कि कठुआ हमले में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास गोली लगने से घायल हो गए थे। बुधवार सुबह वे शहीद हो गए। 60 घंटे में आतंकियों ने 3 बड़े हमले किए हैं। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। छिंदवाड़ा में शहीद हुए जवान के घर सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। इस आतंकी हमले में हमारे एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने तथा कुछ सैनिकों के घायल होने का दुखद समाचार मिला है। जवाबी कार्रवाई में हमारे वीर सैनिकों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जवान की पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायल सैनिकों को शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ करें। मां भारती के वीर सपूत छिंदवाड़ा के लाल अमर शहीद कबीर दास उइके जी के बलिदान को यह देश कभी विस्मृत न कर सकेगा। इन आतंकियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिर से आतंकियों ने खूनी खेल को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इन आतंकियों को अब करारा जवाब देने का समय आ गया है। टीम न्यूज स्टेट। देश की राजधानी दिल्ली गहरे जल संकट में फंस चुकी है। इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई इलाकों में वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन मुश्किलों से निजात नहीं मिल पा रही। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी तंत्र को फटकार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली करीब 2 महीने से एक एक बूंद पानी की मोहताज है। जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ता गया, पानी की खातिर तरसते दिल्ली वालों के लिए सिस्टम और भी सितमगर होता चला गया। दिल्ली के पॉश इलाके से लेकर स्लम इलाकों तक यही हालात हैं। वाटर टैंकर सड़क पर उतार तो दिए गए हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये सब के सब नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। एक टैंकर आता है, भीड़ बहुत सारी होती है। भीड़ तो आदमी बहुत है। एक टैंकर आता है पूरे दिन में, नहीं होती है। कम से कम 2 ड्यूटी से भरना पड़ता है पानी, बाद में या तो खरीदना पड़ता है पानी। कई मोहल्लों में वाटर टैंकर देखते हुए अफरा तफरी मच रही है और ऐसी तस्वीरें सिर्फ दिल्ली के गीता कॉलोनी या चाणक्यपुरी से नहीं आ रही, बल्कि आशंका इस बात की है कि कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली इस संकट की चपेट में आ सकती है। दिल्ली में जल संकट का मामला दिनों दिन गंभीर बनता जा रहा है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार तक लगाई है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हरियाणा के जरिए 137 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था, लेकिन इसमें लापरवाही और सरकारों के